हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। तो आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 साइंस के लिए चैप्टर 9 के लिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले हमने साइंस के 8 चैप्टर के लिए, जो कि जीव विज्ञान और विज्ञान के अध्याय हैं, उनके लिए हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिए हैं। अगर आप सभी लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए और साथ ही स्टडी वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की यहाँ पर वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल एवं समतल दर्पण, या फिर ऑप्शन सी समतल दर्पण, या फिर ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, या फिर ऑप्शन डी मिट्टी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। मिट्टी से कभी भी लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्गत कोण। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी समतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी समतलो एवं अवतल लेंस, समतल एवं अवतल लेंस। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। जब बाहर की ओर दो ठोस उभरे रहते हैं तो इस तरह के लेंस को हम बोलते हैं उत्तल लेंस। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मुख्य फोकस एवं प्रकाश के केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता से केंद्र से परे, वक्रता के केंद्र से परे, दर्पण के ध्रुवों तथा मुख्य फोकस के बीच। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। यदि किसी बिंदु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर्च लाइट परावर्तन सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अवतल। सर्च लाइट परावर्तन सतह अवतल होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 108 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 108 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 × 108 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸। यहाँ पर 108 नहीं होगा, 10⁸ होगा। यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या फिर आप लोग बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से क्या उदाहरित होता है कि एंगल आर जो है वो बराबर होगा एंगल आई के। एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे। एंगल आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, और एंगल आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आपतन कोण बोलते हैं, और एंगल आर मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 2 1,
ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस जो होते हैं उनकी संख्या 2 होती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और या फिर ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण। वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा वेध बनता है, मतलब कि वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी यानी सीधी बनेगी, और डेमिनिस्ट यानी वस्तु से छोटी बनेगी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी मतलब क्या होता है? आभासी मतलब होता है डेमिनिस्ट। आभासी मतलब वर्चुअल होता है, डेमिनिस्ट मतलब छोटा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? ऑप्शन ए आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण जो होता है शीशा होता है, उसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, या फिर ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर हमारा। ए नहीं होगा, क्योंकि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है। वेद हमने आप सभी लोगों को बताया हमेशा उसमें क्या बनेगा? नकली बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, और हमेशा क्या बनेगा? और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, डेमिनिस्ट मतलब वस्तु से छोटा बनेगा, वर्चुअल मतलब आभासी बनेगा, और इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा। तो वस्तु से छोटा किसमें बनता है? हमेशा उत्तल दर्पण में बनता है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी समतल दर्पण में, या फिर ऑप्शन डी क्या है? ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अवतल दर्पण में भी वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। 6 केस होते हैं अवतल दर्पण में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 6 केस में से जो छठा केस है उसमें क्या कैसा बनता है? वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये ए और बी दोनों भी हो जाएगा, क्योंकि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनता है उत्तल दर्पण, अवतल और उत्तल दोनों में बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी। तो इसमें क्या लगाएंगे हम? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है प्रकाश क्या है? ऑप्शन ए कणों का प्रवाह, ऑप्शन बी आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, ऑप्शन सी तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा प्रकाश है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण। दर्पण सीधा होता है उसमें, और वस्तु के बराबर होता है, और आभासी भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या यानी क्या है? कर्वेचर, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या पूछा है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? आधा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हमेशा फोकल लेंथ होता है। ठीक है, तो 40 का आधा 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा और छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन सी आभासी उल्टा और बड़ा,
ऑप्शन डी है आभासी, सीधा और बड़ा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस दर्पण के ध्रुव पर क्या है? अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर झुका है, 180 के कोण पर झुका है, 135 डिग्री के कोण पर झुका है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अभिलंब है। मुख्य अक्ष यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो मिरर में जो पोल होता है उस पर क्या होता है? अभिलंब होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है। ऑप्शन ए चश्मे के लेंस, ऑप्शन बी सूक्ष्मदर्शी के लेंस, ऑप्शन सी है सभी प्रकार के लेंसों में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्मदर्शी के लेंस में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी आभासी, ऑप्शन सी वास्तविक तथा आभासी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया जो उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है वो हमेशा आभासी होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है फोकस पर अभिसारित करने वाली किरणपुंज परावर्तन के बाद समांतर किरणपुंज किस दर्पण में बदल जाती है? किस दर्पण में बदल जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों, यानी अवतल दर्पण में बदल जाती है और उत्तल दर्पण में भी। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, या फिर इनमें से सभी दर्पण में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से सभी दर्पण में। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब इनमें से सभी दर्पण में बनाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तेल लगा कागज होता है। ऑप्शन ए पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारभाषक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारभाषक, यानी धुंधला दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और बड़ा होगा, वास्तविक और छोटा होगा, काल्पनिक और छोटा होगा, काल्पनिक और बड़ा होगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल्पनिक और बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी है। ऑप्शन ए 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2 मीटर, ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी 1 मीटर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मीटर। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है यदि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो फिर ऑप्शन ए क्या है? आई बराबर आर है। ऑप्शन बी क्या है? आई बराबर 2r है। ऑप्शन सी क्या है? 2i बराबर आर है। या फिर ऑप्शन डी क्या है? आई बड़ा है आर से। तो यदि आपतन कोण आई हो और परावर्तन कोण क्या हो? आर हो, तो आई और आर दोनों कोण बराबर होते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आज के अच्छे लगे हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अगला चैप्टर के लिए भी हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आएंगे। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जिससे वो भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए अच्छी सी तैयारी कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।